हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस, वैसे बैक्टीरिया जो कि पैथोजेनिक हैं या डिजीज़ कॉज करते हैं। और उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी, निमोनिया का नाम आता है तो आपको एक चीज़ ध्यान में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड इन्फेक्शन की बात होगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड इन्फेक्शंस की। ठीक है, अब डिप्लोकोकस निमोनी की बात करें तो प्राइमरीली ये किससे कंसर्न होते हैं? कंसर्न विथ अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसके इन्फेक्शन से रिलेटेड रहती है ये बीमारी या ये बैक्टीरिया। ओके, अब आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है वो कई सारे डेथ या फिर देखा जाए तो ग्लोबली या वर्ल्ड वाइड बहुत सारे डेथ एनुअली इसके कारण होते हैं। ठीक है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मोर्टेलिटी रेट अक्रॉस द ग्लोब। पूरे दुनिया में बहुत सारे डेथ के कारण ये डिप्लोकोकस निमोनिया होता है, कई डेथ्स होती है। ठीक है, आगे अगर अपन देखें इसी के बारे में कुछ और पॉइंट, तो इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में थोड़ा सा स्टडी अपन करते हैं। इट्स मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है ये राउंड शेप का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, कोकाई शेप्ड है, कोकस लिखा हुआ है मतलब राउंड शेप्ड होगा, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। उसके बाद इसके साइज़ अगर देखें तो 0.1 माइक्रोमीटर का डायामीटर होगा इसका, 0.1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें तो ये जो बैक्टीरिया है ये ओवॉइड या लैंसुलेट शेप का हो सकता है। ओवॉइड और लैंसुलेट, ओवॉइड शेप तो आपको पता होगा अंडाकार या रफली अंडाकार शेप, और लैंसुलेट शेप लैंसुलेट शेप जो होता है ना वो बेसिकली होता है एक नीचे से बेस जो होगा वो ब्रॉड होगा और ऊपर से टेपर्ड एंड होगा। या तो आप इस तरह से मान लो, ये पत्ती की तरह आप समझो, तो पत्ती की तरह जो शेप होता है वो एक तरह से होता है लैंसुलेट शेप, जो कि ऊपर से टेपर्ड होगा या फिर ऊपर से चिपटा सा होगा और नीचे से ब्रॉड होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका लैंसुलेट शेप। आगे अपन देखते हैं और पॉइंट्स। नेक्स्ट इज़, ये तो हो गया ओवॉइड होता है या फिर लैंसुलेट शेप का होता है। उसके बाद इसके पास ये कैप्सूल होता है। कैप्सूल क्या होता है? कवरिंग लेयर होती है, ये इसके पास कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जो कि बेसिक जो इन्फेक्शन है इसके द्वारा जो कॉज किया जाता है उसका सबसे मेन कारण ये कैप्सूल ही होता है। इस कैप्सूल से ही जो टॉक्सिन्स है वो रिलीज होते हैं। उसके आगे अपन देखते हैं दे आर एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनएरोब्स। मतलब जनरली इनके ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, पर अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है
तब भी ये ग्रो कर जाएंगे, फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की नॉर्मली रिक्वायरमेंट होती है, पर अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है या ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, कम मात्रा में प्रेजेंट है, तब भी इनका ग्रोथ हो जाएगा। उसके बाद अपन देखते हैं दे आर नॉन मोटाइल, नॉन स्पोर फॉर्मिंग। नॉन मोटाइल होते हैं, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, और स्पोर फॉर्मेशन भी ये नहीं करते हैं। ठीक है, आगे अपन देखते हैं चिल्ड्रंस में कई डिजीज़ कॉज करते हैं। ये जो बैक्टीरियाज हैं चिल्ड्रंस के लिए बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल होते हैं, और उनमें डिजीज़ जो कॉज करते हैं उसमें कुछ डिजीज़ेस के आप नाम लिख लो। चिल्ड्रंस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कई डिजीज़ कॉज करते हैं। सबसे पहले डिजीज़ का नाम है क्रोनिक कैटार्स। ये क्रोनिक कैटार्स जो है ये बेसिकली क्या करता है कि म्यूकस का फॉर्मेशन करता है आपके एयरवे कैविटी में। आपका जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है उसमें म्यूकस जब भर जाता है तो सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आती है। वैसे सिम्टम्स को या फिर वैसी डिजीज़ को आप यहाँ पे कैटार्स बोलते हो। ठीक है, जब म्यूकस भर जाता है आपके रेस्पिरेटरी पैसेज में। उसके आगे अपन देखते हैं साइनसाइटिस, या बेसिकली आप बोलो साइनस। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो नेसल या फिर आप नेसल पैसेज का जो एरिया होता है वहाँ पे एक तरह से वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। साइनस में क्या होता है, आपका जो नेसल पैसेज है, नाक के अंदर का जो पैसेज है वो इन्फ्लेम्ड होता है, इन्फेक्टेड होता है। इन्फ्लेम्ड होने का मतलब क्या होता है, प्रभावित होना, या थोड़ा सा या उसमें जलन होगी या उसमें दर्द होगा, उसमें म्यूकस भर सकता है, उस कारण से सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेसल पैसेज के पीछे वाला एरिया या नेसल पैसेज यहाँ पे इन्फेक्टेड होता है। ठीक है, और भी कई डिजीज़ होते हैं लाइक ब्रोंकाइटिस, ये सब होता है। ठीक है, तो ये कुछ डिजीज़ होते हैं चिल्ड्रंस में। मॉर्फोलॉजी तो हो गया, ग्राम पॉजिटिव 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है, ओवॉइड या फिर लेंसर्ड शेप होता है। लेंसर्ड शेप क्या होता है, एक तरह से पत्ती कार आप समझ लो। ऊपर का सिरा जो होता है वो टैपर्ड होता है, चिपटा रहता है, और नीचे ब्रॉड रहता है। उसके बाद कैप्सूल पाया जाता है। कैप्सूल अपन ने लेयर पढ़ी थी, जब अपन ने सेल एनवेलप पढ़ा था तब उसमें पढ़ी थी, तो कैप्सूल होता है वो पाया जाता है। एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, मतलब यहाँ पे एरोबिक तौर पे भी ये रह सकता है। अगर जो एनवायरनमेंट है उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तब तो ये रहते ही हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए। पर अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तब भी ये यहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे। नॉन मोटाइल होते हैं, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, चलने के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता है, मूवमेंट के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता है, स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, किसी भी टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करते, और बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। बच्चों में कई प्रकार की डिजीज़ फैलाते हैं, जैसे कि कैटरस फैलाते हैं, जिसमें एयर पैसेज में जो सांस लेने की नलिका है, आपके एयर पैसेज है, उसमें म्यूकस भर जाता है। या फिर साइनसाइटिस फैलाते हैं, जहाँ पे जो आपका साइनस वाला पोर्शन है या फिर नेसल पैसेज का जो पीछे वाला पोर्शन है वहाँ पे वो इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं या फिर इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। मॉर्फोलॉजी तो अपन ने देख ली, अब अपन देखते हैं इनका कल्चर। मॉर्फोलॉजी के बाद अपन देखते हैं इनका कल्चर। अब अपन यहाँ पे कल्चर की अगर बात करें तो कल्चर में ये एक एरोबिक या फैकल्टेटिव एनारोब बैक्टीरिया है, ये तो पता चल गया। ठीक है, रिक्वायर्स एटमॉस्फेयर, कैसा इन्वायरमेंट इनको चाहिए जहाँ पे 5 से 10% CO2 की कंसंट्रेशन हो, विथ 5 to 10% CO2 कंसंट्रेशन। ठीक है, 5 से 10% CO2 की कंसंट्रेशन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में। उसके आगे अपन देखते हैं 0.1% ग्लूकोज डाल के भी इनको ग्रो करवाया जा सकता है। ग्रोथ इज फैसिलिटेटेड बाय एडिंग 0.1% ग्लूकोज। कल्चर में अगर आप 0.1% ग्लूकोज ऐड कर देते हो
तब भी इनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। तो ग्लूकोज ऐड कर देना चाहिए। अगर इनको आप ग्रो करवा रहे हो किसी कल्चर पे तो 0.1% ग्लूकोज आप उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 5 से 10% ब्लड या फिर सेरम आप इसमें ऐड करो। 5 से 10% या तो ब्लड या फिर सेरम आप इस कल्चर में ऐड करो तो ये ग्रो करेंगे ज़्यादा बेटर। उसके बाद अपन देखें तो पीएच की अगर बात करें तो 7.8 का पीएच चाहिए इनको, मतलब अल्कलाइन पीएच चाहिए। और टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये सर्वाइव करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इनकी कॉलोनीज़ बनेगी, इनकी जो कॉलोनीज़ बनेगी वो छोटी और फ्लैट कॉलोनीज़ बनेगी। छोटी छोटी फ्लैट कॉलोनीज़, चपटी टाइप की कॉलोनीज़ बनेगी, छोटी और फ्लैट कॉलोनीज़ बनेगी, ठीक है। उसके बाद जो कॉलोनीज़ बनेगी उसके आजू बाजू आपको ब्लड जो है वो शो होगा कॉलोनीज़ के अराउंड। वो जो ब्लड होगा वो बेसिकली अल्फ़ा हीमोलाइज्ड ब्लड होगा। अल्फ़ा हीमोलाइसिस आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था, अल्फ़ा हीमोलाइसिस, बीटा हीमोलाइसिस, गामा हीमोलाइसिस। तो अल्फ़ा हीमोलाइज्ड ब्लड होगा, मतलब वो जो ब्लड होगा वो पार्शियली डिग्रेडेड होगा या पार्शियली डिस्ट्रॉयड होगा। उस ब्लड का या फिर ब्लड सेल का आपको जो सेल वॉल या वॉल लेयर मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरह से डिसरप्ट या डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो पार्शियली हीमोलाइज्ड या अल्फ़ा हीमोलाइज्ड वहाँ पे ब्लड आपको मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा ग्रीन कलर भी इनकी कॉलोनीज़ में मिल सकता है। ग्रीन कलर भी इनके कॉलोनीज़ को ढंग से ऑब्जर्व करने पे ग्रीन कलर भी मिल सकता है। उसके बाद अपन देखते हैं कुछ और पॉइंट्स इनके आगे। अगर देखें इनके कुछ केमिकल रिएक्शन ये करते हैं, जैसे ये फर्मेंटेशन शुगर का करते हैं और एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एंड प्रोड्यूसेस एसिड। एसिड का प्रोडक्शन करते हैं शुगर का फर्मेंटेशन करके। उसके बाद दे आर बाइल सॉल्युबल, मतलब बाइल जूस में ये इजीली सॉल्युबल होंगे। तो हमने क्या क्या देखा, मॉर्फोलॉजी में देखा कि ये किस प्रकार के होते हैं। ग्राम पॉजिटिव 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर के, ओवॉइड या लैंसोलाइड शेप के, कैप्सूल प्रेजेंट होता है, इनकी लेयर होती है, फैकल्टेटिव एनारोब या एरोबिक होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता और स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कल्चर की बात करें तो जो एटमॉस्फेयर आप इन्वायरमेंट दोगे उसमें या कल्चर जो बनाओगे वहाँ पे 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो ग्रोथ है, अगर आप ग्लूकोज ऐड करोगे 0.1% तो ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से होगी, बढ़ सकती है। उसके बाद जो भी कल्चर होगा उसमें 5 से 10% ब्लड या फिर सेरम को ऐड करिए। उसके बाद पीएच जो है वो अल्कलाइन चाहिए, 7.8 की रिक्वायरमेंट है। और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे ग्रो करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे। और ये शुगर का फर्मेंटेशन करते हैं जिससे एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, और ये जो है बाइल जूस में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, कुछ पॉइंट्स अपने डिस्कस कर लिए। आगे अपन चलते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। ये आपने लिख लिया पूरा, ये लिख लिया। अगर नहीं लिखा हो तो वीडियो पॉज करो, इसको पहले लिख लो, फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, मैं इसको अब मिटाता हूँ। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं इनकी रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की अगर अपन बात करें तो ये टेम्परेचर के प्रति एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते। एक्सट्रीमली सेंसिटिव टुवर्ड्स टेम्परेचर, टेम्परेचर के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है।
अगर 52 डिग्री सेल्सियस पे इनको 15 मिनट के लिए रखा जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर 52 डिग्री सेल्सियस पे इनको 15 मिनट के लिए रखा जाए तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और कुछ एंटीबायोटिक्स हैं लाइक सल्फोनामाइड्स के प्रति भी ये सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव टुवर्ड्स सल्फोनामाइड्स, ठीक है। तो रेसिस्टेंस जो है इनकी हाई टेम्परेचर बिल्कुल नहीं झेल सकते। 52 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप 15 मिनट पे रखो तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और ऑब्वियस सी बात है उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे रखोगे तो ये और जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ एंटीबायोटिक्स है लाइक सल्फोनामाइड्स जिसके प्रति भी इनके अंदर रेसिस्टेंस नहीं होती और ये ख़त्म हो जाते हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद पॉइंट आता है पैथोजेनिसिटी, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी, क्या पैथोजेनिक इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके ह्यूमन शरीर पे या ह्यूमन बॉडी के ऊपर। अब इसकी बात करें तो जो इन्फेक्शन है, सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो अपन नोज़, माउथ, उसके पीछे का नेज़ल एरिया, आपके लैरिंग्स का पोर्शन, आपके वोकल कॉर्ड से ऊपर का जो पोर्शन है वो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसको प्रभावित करते हैं। और इन्फेक्शन जो है स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट कहाँ से होता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। इन्फेक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, ठीक है। उसके बाद ये इन्फेक्शन चला जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे। स्लोली मूव डाउन टुवर्ड्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन है ये फिर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं इन्फेक्शन जो होता है ये करता क्या है। ये इन्फेक्शन बेसिकली क्या करता है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे नेसोफेरेंजाइटिस हो सकता है। नेसोफेरेंजाइटिस बोलने का मतलब कॉमन कोल्ड होना, आपको जुकाम हो जाएगी, सर्दी होगी, खांसी होगी, कॉमन कोल्ड हो जाएगा। नेसोफेरिंग्स वाला जो रीजन है या नेसोफेरेंजियल रीजन है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं ये जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक को फंक्शन, अगर क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक को अगर डिजीज़ कॉज करता है या फिर इन्फेक्ट करता है तो कई प्रकार के यहाँ पे सिम्टम्स शो हो सकते हैं। लाइक आप देखोगे तो कफ होगा या फिर आपको फैटिग होगा, ये सब भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये इन्फेक्ट करते हैं। पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से स्टार्ट करते हैं जहाँ से एंटर होता है बैक्टीरिया, और फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्ट करते हुए नीचे चला जाता है, ठीक है। उसके आगे अपन देखते हैं ये मेनिंजेस को इन्फेक्ट कर सकता है। मेनिंजेस मैंने बताया था जो ब्रेन की कवरिंग लेयर होती है उसको इन्फेक्ट कर सकता है, लंग्स को इन्फेक्ट कर सकता है, और आगे चढ़ के ये सीवियर जो आपको कोल्ड है या सीवियर कफिंग है वो कॉज कर सकता है। रेस्पिरेटरी पैसेज की ब्लॉकिंग हो सकती है, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें कॉज कर सकता है क्योंकि म्यूकस का फॉर्मेशन करता है, और बहुत हाई अमाउंट में जब म्यूकस फॉर्म होता है तो वो आपके रेस्पिरेटरी पैसेज में फंस सकता है, तो आपको सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। और ये कई बार आप सबके साथ भी हो चुका होगा। नॉर्मली अगर आप देखो तो म्यूकस का जो डिपोजिशन है वो कई बार हो जाता है, आपको पता होगा म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। उसके आगे अपन देखते हैं कि इसका जो कैप्सूल है वो पॉलीसेकेराइड नेचर का होता है। हमने पहले ही देखा कि इसके ऊपर कैप्सूल की लेयर होती है, तो वो पॉलीसेकेराइड नेचर की होती है, और वही जो है पॉलीसेकेराइड नेचर की जो होती है वो बेसिकली इसका विरुलेंट फैक्टर है। मतलब डिजीज़ कॉज करने का जो पूरा पावर या पूरी क्षमता है वो उस कैप्सूल में ही होती है, और उसी कैप्सूल के कारण ये इतना पैथोजेनिक होता है,
ठीक है। उसके आगे अपन देखते हैं कि ये जो है कैप्सूल वो एसिडिक नेचर का होता है, इसका जो कैप्सूल है वो एसिडिक नेचर का होता है और हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर सॉल्युबल प्रॉपर्टीज़। सो इसका जो कैप्सूल है वो एसिडिक नेचर का और हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, और इसका जो कैप्सूल है इस बैक्टीरिया का वही जो है मेन डिजीज़ कॉज करने का कारण होता है। ओके, उसके आगे अपन देखते हैं इसकी डायग्नोसिस। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इसको ब्लड सैंपल में कल्चर या ब्लड का जो सैंपल है उसको कल्चर किया जा सकता है और स्पटम का सैंपल जो है कल्चर किया जा सकता है। बाय कल्चरिंग ब्लड एंड या फिर और स्पटम सैंपल। ये स्पटम क्या है? आपका सलाइवा और म्यूकस जब मिक्स होके एक मिक्सचर एक सब्सटेंस बनाता है उसको अपन स्पटम बोलते हैं, जब मिक्सचर ऑफ सलाइवा और म्यूकस होता है। स्पटम जो है क्या है? मिक्सचर ऑफ सलाइवा एंड म्यूकस। सलाइवा और म्यूकस का मिक्सचर है, ठीक है। उसके आगे अपन देखते हैं कि चेस्ट का अगर एक्सरे लिया जाए तो भी आप पता लगा सकते हो, इनका फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो, ठीक है। एक्सरे ऑफ चेस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन में ये भी आता है। उसके बाद अपन देखते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स के बारे में अगर अपन बात करें, अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सिम्टम्स में देखना पड़ेगा कि बेसिकली सिम्टम्स जो होते हैं यहाँ पे आपको फीवर, कफ और डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग होगी, फास्ट और डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग। यहाँ पे लिख देता हूँ फीवर, कफ, फास्ट एंड डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, ये सब हो सकता है। फास्ट और डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, चेस्ट पेन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पटम या फिर डिपोजिशन ऑफ स्पटम, ये सारा चीज़ हो सकता है। उसके अलावा फैटिग मतलब थकान हो सकती है। अब यहाँ पे फीवर होगा, कफ होगा, फास्ट एंड डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग मतलब बहुत तेज़ी से आप सांस लोगे क्योंकि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो आप बार बार लंबी सांस लेने की कोशिश करोगे। चेस्ट में पेन हो सकता है। स्पटम मतलब चूँकि ब्लॉकेज रहेगा इसलिए पेन होगा। स्पटम अगर चेस्ट में, लंग्स में हुआ तो वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट करेगा तो पेन हो सकता है, ठीक है। ये सब हुआ। उसके बाद प्रिवेंशन की अगर बात करें तो कई एंटीबायोटिक्स हैं जिसके थ्रू अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर अपन प्रिवेंशंस की बात करें, कई एंटीबायोटिक्स है, लाइक पेनिसिलिन से हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, सल्फोनामाइड्स या फिर टेट्रासाइक्लिन से हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स, ठीक है, जैसे पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड्स या फिर टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड्स, इन सब से हम इनको ट्रीट कर सकते हैं या फिर ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक आपका पूरा बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस डिप्लोकोकस निमोनिया के बारे में। आज हमने किसके बारे में पढ़ा? डिप्लोकोकस निमोनिया के बारे में, जो कि बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक का या रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है, जिससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है और उस ब्रीदिंग प्रॉब्लम के कारण आपको कंजेशन हो सकता है, आपको पेन हो सकता है, आपको ब्लॉकेज महसूस हो सकता है आपके चेस्ट रीजन में। ओके, तो ये था आपका पूरा का पूरा डिप्लोकोकस निमोनिया से होने वाली बीमारी के बारे में हमने बात की। और ये बात और कि बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा वेरुलेंट होता है, जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अप्रॉक्स जिन बच्चों को ये डिजीज़ होती है 25% ऑफ देम विल डाई,
25% वैसे इन्फेक्टेड बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, सो ये था बेसिक ओवरव्यू आपका डिप्लोकोकस निमोनिया के बारे में। आई होप कि आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। सो आज का वीडियो हम यहाँ पे ओवर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।